हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, वो क्लास 5 जो आपकी बेसिक की बुक है, क्लास 5 प्रकृति जो है, उसका आज पार्ट 3 है, ठीक है? इस समय हम लोग छोटी-छोटी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिससे कि एक वीडियो में एक चैप्टर से ज़्यादा आपको मिल जाए और बाद में भी अगर आप देख रहे हों, तो आपको सुविधा हो जाए उसको देखने में, ठीक है? जितने हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में उनको ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। इतना यकीन मानिए कि ये क्लास भले आपको क्लास 5 की दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको दिया जाता है। क्लास 5 उसके टॉपिक उसमें जो दिया है प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करके, ठीक है? तो जितने हमारे साथी पढ़ रहे होंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। लाइक थोड़े कम आप लोग करते हैं, तो अगर आप लोगों को समय मिले तो लाइक भी थोड़ा सा कर दिया करिएगा। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक हमारा होने वाला है हम और हमारी फसलें, ठीक है? और इसके आगे भी कुछ जो आपकी कृषि क्रांतियां हुई थी उनके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। यहां से आपके एक प्रश्न बनने की संभावना होती है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो प्रश्न बनते हैं, पहली चीज तो ये है रबी खरीफ जायद। आपसे ये नहीं पूछेगा कि तीनों नाम बताइए, आपसे पूछेगा कि ये जो है किस माह से किस माह में बोई या काटी जाती हैं, कौन सी फसल किसमें आती है। ये दो प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे। तो देखिए, फसलें अगर हम बात करें तो मौसम के आधार पर हमारे जो इंडिया में फसलों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है, वर्गों है, ठीक है? 3 वर्गों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद में बांटा गया है, ठीक है? तो ये 3 आपको नाम पता है। अब हम देखेंगे रबी। रबी में कौन कौन सी फसल आती है, कब से कब इसका समय होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बुआई कब होती है। तो बुआई जाड़े के प्रारंभ में शुरू हो जाती है। अब जाड़ा कब शुरू होता है? आप कहेंगे सर अक्टूबर लास्ट या नवंबर में शुरू होता है, तो ये नवंबर में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, ध्यान रखेंगे। और कटाई कब होती है? तो कटाई गर्मी के प्रारंभ में होती है। गर्मी प्रारंभ कब होती है? अप्रैल के आसपास में। तो इसकी कटाई लगभग अप्रैल के आसपास में होती है। याद कैसे आप करेंगे? रबी, रबी से आपको याद आएगा रवि, रबी, रबी से आपको क्या याद आएगा? रवि। और रबी का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का मतलब आप क्या समझेंगे? गर्मी। तो आप ये कहेंगे कि जो गर्मी में कटती है, जो फसल गर्मी में कटती है, गर्मी के शुरुआत में, वो क्या है? रबी है, ठीक है? तो अप्रैल में ये काटी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी फसल इसमें आती है? तो आप समझेंगे अप्रैल में कौन सी फसल काटी जाती है? कहेंगे सर गेहूं काटी जाती है, ठीक है? तो गेहूं के साथ में क्या क्या बोया जाता है? गेहूं के साथ में चना बोया जाता है। आपने जो गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने देखा है कि गेहूं के खेत में ही सरसों के बीज डाल दिए जाते हैं, उसकी मेड़ों पे डाल दिए जाते हैं। तो गेहूं के साथ क्या बोया गया? गेहूं के साथ सरसों भी बो दिया गया। गेहूं के बगल वाले खेत में ही चना भी लगा दिया जाता है भाई। तो चना भी हो गया, और चना आया तो मटर भी आपका हो गया, ठीक है? गेहूं आया तो आपका जौ भी हो गया। अब मटर आई तो मटर के साथ आप सब्जी भी तो खाते हैं आलू मटर की, तो आलू मटर आपका हो गया। तो आलू, मटर, चना, सरसों, राई, अलसी, ये किस में आते हैं? ये आपके आते हैं रबी की फसल आपकी होती है। इनके ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा जब आपको, या तो ज्योग्राफी की क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ट्रिक भी कुछ बताएंगे, या तो एक अलग से छोटी वीडियो में याद करने की ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? इतना आपके समझ में आ गया कि जब गेहूं बोया जाता है उसके साथ में सरसों भी बोई जाती है, सरसों बोई जाती है, चना भी बोया जाता है, चने जैसी मटर, मटर भी बोई गई, मटर आलू की सब्जी खाते हैं तो आलू भी बोया गया, और उसके साथ में आपके अलसी और जौ। जौ आप जानते हैं, जौ और गेहूं लगभग एक साथ बोए जाते हैं और एक साथ प्रकृति के होते हैं एक जैसी। इनका भी आटा ही खाते हैं आप लोग, ठीक है? अगर बात करें दूसरी फसल हमारी, जो दूसरा है खरीफ है, ठीक है? देखिए, नवंबर से अप्रैल तक आपका कौन सा फसल चला? वो चला आपका रबी। अब अगर हम बात करें खरीफ की, तो खरीफ जो है ये बुआई इसकी होती है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, मतलब कब? जुलाई अगस्त में, जब वर्षा आपकी शुरू होती है, ठीक है? पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, ये कटाई कब होती है भाई? कटाई जाड़े के प्रारंभ में होती है, मतलब नवंबर में। आप ये समझिए कि जब ये कटता है तब रबी बोई जाती है। जब खरीफ आपका कटेगा तब रबी बोई जाएगी, या जब रबी बोई जाएगी उसी के आसपास में खरीफ कटा होगा आपका, ठीक? तो नवंबर में ये क्या होता है? कटता है और तुरंत रबी बो दी जाती है, ठीक भाई? तो ध्यान रखेंगे इसमें कि जुलाई अगस्त में इसको बैठाया जाता है। कौन कौन सी फसलें आती हैं अब ये समझिए। बारिश, ठीक है,
वर्षा का मतलब क्या हो गया? पानी। ऐसी फसलें जिनको पानी की जरूरत होगी तो सबसे पहले आप कहेंगे धान। क्या कहेंगे भाई? धान। ठीक है। अब धान के साथ में कौन कौन सी होते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये सब आपके धान के साथ में बोए जाते हैं। गन्ना है, ये कपास पूछा जाता है। तो कपास और तंबाकू थोड़ा अलग चीजें हैं, इनको आप नोट करेंगे कि कपास और तंबाकू इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एक मिनट, चलिए, धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये सब आपके किस में आते हैं? ये सब आपके खरीफ में आते हैं। ज्यादा कोशिश ये करिए कि फसलों के हिसाब से उनको याद करने की कोशिश करिए ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक भाई, इतना हो गया। अब देखिए आपका कैसे कैसे चला। पहले आपकी खरीफ बो दी गई। ठीक है। कब बोई गई भाई? जुलाई अगस्त में आपकी खरीफ बो दी गई। फिर क्या हुआ? फिर ये कब कटी? कटी जो है जा करके नवंबर में, नवंबर के स्टार्टिंग में। और जैसे कटी तुरंत क्या बो दी गई? रबी बो दी गई। अब रबी कब कटती है भाई? रबी आपकी कटी अप्रैल में। अब बात ये आया कि अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त के बीच में गैप हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है। ये 3-4 महीने का जो गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए क्या किया हम लोगों ने? एक फसल और लगा ली जिसे हम कहते हैं जायद। ठीक है भाई, ये कम समय वाली फसल है जायद। ये कब होता है? गर्मी के प्रारंभ में जो है इसकी रुपाई, मतलब अप्रैल में, वही जब गेहूं कटा तो इसकी रोपाई हो जाती है, इसको लगा दिया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है? वर्षा के प्रारंभ में, जैसे जुलाई आती है। तो आपके समझ में आया होगा, नवंबर में रबी बोई गई, अप्रैल में काट ली गई, अप्रैल में जायद बोया गया और ये जुलाई अगस्त में काट लिया गया। जुलाई अगस्त में आपका धान मतलब खरीफ लगाया गया और वो कब काट लिया गया? वो नवंबर में काट लिया गया। ठीक भाई, ये समझ लेंगे। ककड़ी, तरबूज, खरबूज, जो पानी वाले आपके फल होते हैं, मतलब जिनका स्वभाव रस वाला होता है, पानी वाला होता है, वो इसमें आपको मिलते हैं, जिससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति होती है, क्योंकि ये गर्मी में आपको मिलते हैं। तो ये देखिए आपके खीरा, ककड़ी, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आपको फसल याद करनी है पहली चीज, और दूसरी चीज इनका समय याद कर लेना है। नेक्स्ट चलिए, अब यहां पर है सिंचाई की कुछ नई पद्धतियां। कौन कौन सी हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहली नई पद्धति है ड्रिप सिंचाई, या इसे बोलते हैं हम टपक सिंचाई। ठीक है। टपक सिंचाई में क्या होता है कि फसल लगा दी जाती है और पाइप ऐसे ऐसे फैला दी जाती है, उनके जड़ को एकदम छूते हुए लाइन से लगाई जाती है, पाइप फैला दी जाती है और पाइप में जगह जगह क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। जब पानी छोड़ा जाता है तो इन्हीं वाल्व से बूंद 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 पानी पौधों की जड़ों के पास एकदम टपकता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? पानी की एकदम बढ़िया बचत हो जाती है। इसका प्रयोग कहां पर होता है? ऐसे क्षेत्र जो सूखे हो या कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, फल, फूल, सब्जी आदि की सिंचाई के लिए किया जाता है। कोई भी फसल हो जिनको हम एक कतार में लगा सकते हैं, उन फसलों की सिंचाई ड्रिप जो है विधि से किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यूपीटीईटी में ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना कम होती है, लेकिन अब नया आयोग आपका बना है, नए परीक्षा नियंत्रक हैं, नए परीक्षा समिति है। ठीक है, तो हो सकता है कि बेसिक से भी आपके लिए प्रश्न उठाए जाएं, इसलिए ये चीजें हम लोग कवर कर ले रहे हैं। आगे बात करते हैं स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर होता है, ये होता है फव्वारा। तो फव्वारा या छिड़काव विधि, तो ये आप देख रहे हैं ना, फसल है, बीच में एक पाइप लगा दी गई, यहां फव्वारा लगा दिया गया, ये चारों तरफ क्या करता है? पानी को फैलाता है। तो ये कहां पर लगता है? इससे भी पानी की बचत ही होती है, जाहिर सी बात है, सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। लेकिन ये ऐसी फसल के लिए होता है जो ऐसे छींट दी जाती हैं। लाइन से लगाने वाली फसल के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे बढ़िया होती है, और ये स्प्रिंकल वाली है, जैसे गेहूं की फसल लगा दी गई तो वो पूरे खेत में फैली होती है, उसको लाइन से तो लगाया नहीं जाता है। तो ये बलुई मिट्टी के लिए उपयोगी होती है। पहली चीज, बलुई मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जो पानी पड़ते ही उसको तुरंत सोख जाती है ना। तो बलुई मिट्टी में अगर आप नीचे जमीन में पूरी सिंचाई करेंगे और वहां पानी की उपलब्धता कम है तो सींच नहीं मिलेगा, इसलिए कौन सा? स्प्रिंकल वाला होता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, मटर, गेहूं आदि की सिंचाई में किया जाता है, जो पूरे खेत में फैलने वाली फसलें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक खाद और जैविक खाद। ठीक है, तो रासायनिक खाद की अगर हम बात करें तो शुरुआत में क्या होता है? ज्यादा उपज देता है और धीरे धीरे भूमि को कैसा कर देता है? बंजर कर देता है। ठीक है, तो रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो भूमि को पहले तो उपजाऊ कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति को सोख लेते हैं और खत्म कर देते हैं। इसलिए रासायनिक खादों का प्रयोग खेत में कम करना चाहिए। ये तत्काल जो है ज्यादा लाभ देते हैं, लेकिन लंबे समय में देखा जाए अगर तो इनसे नुकसान होता है। और उर्वरक को बढ़ाने के लिए
ठीक है भाई, उर्वरक को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? धूसर क्रांति। उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाने के लिए धूसर, या इसी को हम कहते हैं भूरी क्रांति। ठीक है, तो ये क्रांति हुई थी, किससे संबंधित थी? ये रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित थी। बात करें भोज्य पदार्थों में भी विषाक्तता आ जाती है और उससे अनेक बीमारियां जन्म लेती हैं, जानवर खा लेते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं, तमाम सारी चीजें इससे होती हैं। जैविक खाद की बात करें अगर हम, तो हरी पत्तियों से बनाई जाती है या खली से बनाई जाती है, गोबर से बनाई जाती है। खली किसकी होती है? नीम के खली से बनाई जाती है खाद। मिट्टी क्या कहती है? उपजाऊ रहती है और फसल पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? फसल पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं? ठीक होती हैं। ठीक है, चलिए, यहां से एक प्रश्न पूछा गया था जैविक खेती के बारे में। ठीक है, तो जैविक खेती को सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे अच्छी जो है कृषि के लिए या स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम खेती कौन सी होती है? जैविक खेती होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान देते हैं, कुछ जैविक खाद और रासायनिक खाद हम लोग देख लेते हैं एक बार। गोबर की खाद जैविक होती है। कंपोस्ट खाद, कंपोस्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सड़ने गलने वाली चीजें होती हैं उनको गड्ढा खोद करके उसमें बंद कर दिया जाता है, फिर वो खाद के रूप में उनको बाहर निकाल लेते हैं। बेकार साग सब्जी जो होती है उन्हीं से बनाई जाती है कंपोस्ट खाद। नीम की खली से भी तैयार की जाती है खाद, ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बेहतरीन खाद होती है। मल मूत्र से खाद तैयार की जाती है, ये भी याद रखिएगा। वर्मी कंपोस्ट एक और कल्चर है, वर्मी कल्चर, जिसमें केंचुए की खेती की जाती है। और वर्मी कंपोस्ट मतलब होता है जो केंचुए की खाद होती है उसे ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरी करता है और उपजाऊ बना देता है। रासायनिक खाद यूरिया आपको पता है, अमोनिया सल्फेट है। डीएपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डाई अमोनियम सल्फेट। जिंक सल्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटाश जो हैं ये क्या होते हैं भैया? ये आपके रासायनिक उर्वरक हैं। आलू में चमक लाने के लिए पोटाश का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। ठीक है, ये हरित क्रांति अलग से एक टॉपिक दिया गया था, तो हरित क्रांति हम लोग देख लेते हैं। कब हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1966-67 में। कब शुरू हुई? 1966-67 में। मेन है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य तो ये था कि उत्पादकता जो है बढ़ाई जाए। ठीक है, तो क्या है? गुणवत्तापूर्ण बीज, इसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ देखिए। गुणवत्तापूर्ण बीज लाए गए, उर्वरक लाए गए और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके क्या किया गया? उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। हरित क्रांति का प्रभाव कहां पर पड़ा? तो मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन पर पड़ा और कुछ हद तक धान पर भी पड़ा था, लेकिन गेहूं के उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बात करें कि कहां कहां प्रभाव पड़ा, किस क्षेत्र में, तो ये पूरे भारत में ना होकर कुछ विशेष क्षेत्र में पड़ा। सबसे ज्यादा पड़ा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भाई यहां पर बड़े बड़े किसान है, खेतिहर किसान है, इसलिए जो है इसको कहा गया कि यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा प्रयोग ही किया गया इसका। अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि ये क्या थे। ठीक है, तो ये क्या थे? ये एक जो है कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे भाई? कृषि वैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, ध्यान में रखेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था हरित क्रांति शब्द। ठीक है, चलिए कुछ और क्रांतियां हैं जिन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि नोट करने में थोड़ा टाइम लग जाता होगा। अब कुछ और क्रांतियां हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहली हरित क्रांति हम लोगों ने देख लिया, ये खाद्यान्न के लिए है। ठीक है भाई, क्या है? खाद्यान्न के लिए है। श्वेत क्रांति की बात करें, चलिए श्वेत क्रांति अगर आप कहेंगे तो सर ये तो दुग्ध उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। दूध उत्पादन कैसे पता चलेगा? दूध का रंग भाई कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, ये बता दो आप। ठीक है, कुछ दूध का रंग जो है, जैसे गाय के दूध का रंग पीला होता है, चलो ये भी बता दो। चलो ये बता दो कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? चलो शर्करा आप छोड़ दो, कौन सा ऐसा जो है जीवाणु पाया जाता है जो दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। और दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर आप लोग देना शुरू कर दीजिए। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं?
दूध का रंग सफेद क्यों होता है, पीला, ये सब आप बताइए, तब तक मैं आगे बताता हूं, ठीक है। दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें भाई, तो ये जो आपकी श्वेत क्रांति है, एक मिनट, चलिए, ये जो आपकी श्वेत क्रांति है भाई, ये कब आई थी, ये आई थी 1964-5 में, ठीक है। 1964-65 में श्वेत क्रांति लाई गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1970 में, कब भैया, 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड, क्या है, ऑपरेशन फ्लड। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, तो ये बाढ़ से तो संबंधित नहीं है, नहीं, ये ऑपरेशन फ्लड ये दूध की बाढ़ से संबंधित है। किसकी बाढ़ से, दूध की बाढ़ से संबंधित है। किसने जो है ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड अग्रणी भूमिका किसने निभाई, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किसने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है। और इन्हीं का जन्म जो है 26 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वर्गीज कुरियन दुग्ध दिवस। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये भी दुग्ध उत्पादन से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत भाई। अब इन्हीं को जो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद करिएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में एकदम रहनी चाहिए। दूध का रंग सफेद क्यों होता है, चलिए एक एक चीज मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। दूध का रंग जो सफेद होता है, ये इसमें केसीन नामक एक प्रोटीन होता है, उसकी वजह से होता है, दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है। दूध का रंग पीला कैसे होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। चलिए, दही बनाने के लिए कौन सा जो है इसमें जीवाणु होता है, तो आप कहेंगे, आप बता भी चुके हैं, पहले भी आप कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है भाई, लैक्टोबैसिलस। अब करता क्या है, देखिए, लैक्टोबैसिलस जो होता है, जो दूध में केसीन होता है ना, इससे क्रिया करके क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे दूध का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है भाई, दूध का स्वाद अगर हम पूछे खट्टा क्यों होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब खट्टा हो जाता है ना, लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि केसीन से लैक्टोबैसिलस जब क्रिया करता है जीवाणु, तो लैक्टिक एसिड बना देता है, और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को दही में फाड़ देता है, बना देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक भाई, ध्यान रखेंगे आप, लैक्टिक एसिड। चलिए, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो दूध से दही बनने की क्रिया को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन। अब दही बनने की प्रक्रिया को रोकना, मतलब इसमें जो लैक्टिक एसिड बना है, इसको रोकने के लिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु को निष्क्रिय करने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, तो आप कहेंगे पाश्चुरीकरण। ठीक है, लुई पास्चर ने इस क्रिया की खोज की थी, पाश्चुरीकरण की। तो इतनी सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। अगली क्रांति हमारी नीली। नीली क्रांति किससे, मत्स्य से जुड़ी हुई है। अब यहां पर याद कैसे करना है, देखिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपके दिमाग में एक फ्रेम सेट कर दूंगा। ठीक है, कैसे, देखिए, नीली क्रांति, आप कहेंगे नीली, तो नीला ग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी को। क्यों कहते हैं भाई, पानी की वजह से, तो ज्यादा पानी है, तो नीला ग्रह मतलब, नीला मतलब पानी हो गया, और पानी में मछली, ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन से हो गया। भूरी क्रांति, तो उर्वरक, जैसे जब आप वैसे भी देखिए देशी खाद आपके घर पे होती है जब, तो वो भी भूरी भूरी दिखती है। तो जब भी आपको भूरा दिखे, तो गोबर की खाद, गोबर भूरी होती है ना, तो भूरा मतलब उर्वरक से समझ लीजिएगा। तो भूरी क्रांति, या इसी को धूसर क्रांति भी कहते हैं, धूसर क्रांति। ठीक है, भूरा रंग धूसर जैसा होता है। रजत क्रांति किससे, अंडा उत्पादन। अब बताइए भाई, अंडा जब लेते हैं एकदम सफेद सफेद चांदी के जैसा चमकता है, अंडा कैसा, चांदी के जैसा चमकता है। रजत और श्वेत में कंफ्यूज मत होइएगा, दूध सफेद और अंडा एकदम चांदी के जैसा चमकता है, तो रजत कैसा, रजत मतलब चांदी। पीली क्रांति, आप सरसों, जब सरसों जो है पेराई करवा के लाते हैं, तेल पीला पीला होता है ना, पीली सरसों भी होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो तेल वाली फसलें हैं उनके उत्पादन से पीली क्रांति हो गई। कृष्ण क्रांति किससे है, बायोडीजल। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, बायोडीजल। अब बात करें बायोडीजल कौन सा पौधा है भाई जिससे प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सर जेट्रोफा। कौन सा है, आप कहेंगे जेट्रोफा है,
बायोडीजल प्राप्त होता है। लाल क्रांति किससे है? लाल आपके टमाटर और मांस उत्पादन। तो आहा टमाटर बड़े मजेदार है ना, तो लाल लाल टमाटर होते हैं मजेदार। गुलाबी क्रांति, गुलाबी, प्याज का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। और अगर आपने झींगा देखा होगा तो झींगे का रंग भी गुलाबी होता है। तो झींगा मछली और प्याज दोनों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से है। मसाला बादाम, बादाम क्या होता है? ये भी एक मसाला या ड्राई फ्रूट्स आप कह सकते हैं, उसका हिस्सा है। तो बादामी क्रांति आप जोड़ लीजिए। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन या बागबानी से जितनी चीजें मिलती हैं उनके उत्पादन से है सुनहरी क्रांति। और अमृत क्रांति, अमृत, तो भाई नदियों का जल अमृत के समान होता है। तो नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना, ये अमृत क्रांति बोलते हैं इसको। तो ये आप क्या करेंगे, इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको मिल भी जाएंगी, तमाम जगह पर मिलेंगी, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज हम लोग करवाते हैं। चलिए, लाल क्रांति आप कहेंगे सर टमाटर लाल होता है, तो लाल क्रांति किससे? टमाटर और किससे उत्पादन से? मांस से उत्पादन, मांस उत्पादन से है। हरित क्रांति किससे है? तो आपको पता है ये खाद्यान्नों से, जैसे गेहूं, गेहूं का उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति सफेद दूध, ठीक है, किसके कारण? केसी, नीली, नीला मतलब जल, मछली, भूरी, भूरा मतलब खाद, उर्वरक हो गया। रजत मतलब चांदी, चांदी जैसा कौन चमक रहा है? अंडा चमक रहा है। पीला मतलब पीला, पीला क्या होता है? तेल होता है ना, तो घर में पीला मतलब पीली सरसों, पीला तेल, ठीक। कृष्ण क्रांति, कृष्ण मतलब क्या हो गया? कृष्ण क्रांति मतलब जो है आपके बायोडीजल से संबंधित हो जाएगा। अगर लाल क्रांति की बात करें तो अभी आपने देखा टमाटर और मांस। गुलाबी, गुलाबी प्याज होती है, ठीक है, तो प्याज और उसके साथ में झींगा भी जोड़ लीजिएगा। बादामी, बादाम एक मसाला, ड्राई फ्रूट आप कह सकते हैं। सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित हो गया। और अमृत परियोजना, पानी, अमृत, नदी, अमृत, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे दोस्तों। ये आपका जो है, मुझे लगता है कि इतना टाइम हो गया है कि एक क्लास आप आराम से अटेंड कर पाएंगे इतने टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपको सेम टाइम पर नेक्स्ट डे मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।